हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ ऑडिट आरटीपी मई 2025। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मेसर्स जिन कुशाल एंड कंपनी को एससी लिमिटेड का ऑडिटर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए अपॉइंट किया गया। सीए जिन जो मेसर्स कुशाल एंड कंपनी के एक पार्टनर थे, उन्होंने 19 जून 2024 तक पूरा रूटीन ऑडिट वर्क कंप्लीट कर लिया था। लेकिन अगली सुबह जब वो एससी लिमिटेड के ऑफिस फाइनल ऑडिट रिपोर्ट साइन करने जा रहे थे, तब उनका एक रोड एक्सीडेंट में अनफॉर्चुनेट डेथ हो गया। इस वजह से मेसर्स जैन कुशाल एंड कंपनी के दूसरे पार्टनर सीए कुशाल ने एससी लिमिटेड के अकाउंट साइन कर दिए बिना सीए जिन के किए गए काम का रिव्यू किए। स्टेट विथ रीजंस वेदर सीए कुशाल इज राइट इन एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन। ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर एक ऑडिटर किसी दूसरे ऑडिटर के किए गए काम पर डिपेंड करता है तो उसको कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स फॉलो करनी होती है। ऐसे 220 के मुताबिक अगर ऑडिट के बीच में नए एंगेजमेंट पार्टनर को ऑडिट हैंडल करना पड़े तो उसको रिव्यू करना होगा कि काम प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स और लीगल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग किया गया है या नहीं। उसको ये भी देखना होगा कि कोई इंपॉर्टेंट मैटर्स रेज किए गए हैं या नहीं जो फर्दर डिस्कशन या इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरी हो सकते हैं। ये कंफर्म करना भी ज़रूरी है कि ज़रूरी कंसल्टेशन की गई है और उनके कंक्लूजन्स को डॉक्यूमेंट और इम्प्लीमेंट किया गया है। नए ऑडिटर को ये भी असेस करना होगा कि ऑडिट वर्क के नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट में कोई चेंज की ज़रूरत है या नहीं। अगर प्रीवियस ऑडिटर ने जो काम किया वो कंक्लूजन को सपोर्ट करता है और प्रॉपरली डॉक्यूमेंट भी किया गया है, तभी नए ऑडिटर उस पर रिलाई कर सकता है। नए ऑडिटर को ये भी इंश्योर करना होगा कि जो ऑडिट एविडेंस कलेक्ट किया गया है वो सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट है ऑडिटर्स रिपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ऑडिट एंगेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव पूरा हो चुका है या नहीं। कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक अगर ऑडिटर अपने असिस्टेंट, दूसरे ऑडिटर या एक्सपर्ट के काम पर डिपेंड करता है तब भी फाइनल ओपिनियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी ही होती है। लेकिन ऑडिटर तभी दूसरे के काम पर रिलाई कर सकता है जब वो प्रॉपर स्किल और केयर अप्लाई करे और उसको कोई ऐसी वजह न लगे जो उस रिलायंस को क्वेश्चन करे। ऑडिटर को यह इंश्योर करना होगा कि काम उसने डेलीगेट किया है उसको प्रॉपरली डायरेक्ट, सुपरवाइज और रिव्यू किया गया है। उसको यह भी कंफर्म करना होगा कि जो काम दूसरे ऑडिटर्स, एक्सपर्ट या असिस्टेंट ने किया है वो ऑडिट के पर्पस के लिए सफिशिएंट है या नहीं। इस केस में सीए जिन ने सारी ऑडिटिंग प्रोसीजर कंप्लीट कर दी थी, बस फाइनल रिपोर्ट साइन होने से पहले उनका अनफॉर्चुनेट डेथ हो गया। इस वजह से सीए जिन फाइनल ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं कर सके। बाद में सीए कुशाल ने सीए जिन के किए गए काम पर रिलाई करके ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दी। यहाँ सीए कुशाल को ऑडिट रिपोर्ट साइन करने की परमिशन है, लेकिन फाइनल ओपिनियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी ही होगी। वो सीए जिन के काम पर तभी रिलाई कर सकते हैं जब वो प्रॉपर स्किल और ड्यू केयर अप्लाई करें और ऑडिट वर्क का रिव्यू कर लें। तो चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लुक्स लिमिटेड के मार्च 31, 2024 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट के समय सीएस जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है, उन्होंने एसए 505 के मुताबिक ट्रेड रिसीवेबल्स और पेएबल्स के एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट किए। फर्स्ट, एक डेटर को ₹15,50,000 का बैलेंस कंफर्म करने के लिए रिक्वेस्ट भेजी गई जो 6 महीने से ज़्यादा पुराना था, और उनसे कहा गया कि वो डायरेक्टली ऑडिटर को रेस्पॉन्स भेजे यह बताने के लिए कि वो बैलेंस से एग्री है या नहीं। एक क्रेडिटर को भी जो 13,25,000 का बैलेंस कंफर्म करने के लिए रिक्वेस्ट भेजा गया, लेकिन उनसे तभी रेस्पॉन्स मांगा गया अगर उनका अमाउंट से कोई डिसएग्रीमेंट हो। डेटर एंड क्रेडिटर का रेस्पॉन्स कुछ इस तरह आया। डेटर ने कंफर्म किया कि उनके रिकॉर्ड्स के मुताबिक उनका बैलेंस ₹14,90,000 है, जबकि कंपनी के बुक्स में ₹15,50,000 दिखाया गया है। क्रेडिटर ने कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट सेंड बाय द ऑडिटर टू द डेटर एंड क्रेडिटर। और सेकंड क्वेश्चन, ऑल्सो डिस्कस द कोर्स ऑफ एक्शन द ऑडिटर शुड टेक फॉर द डिस्क्रिपेंसी इन द कंफर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द डेटर एंड नॉन रिसिप्ट ऑफ द कंफर्मेशन फ्रॉम द क्रेडिटर। तो आंसर इसका कुछ इस तरह है। पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का मतलब है कि कंफर्मिंग पार्टी डायरेक्टली ऑडिटर को रेस्पॉन्स दे और बताए कि वो रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन से एग्री करती है या नहीं, या फिर रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन ही डायरेक्टली प्रोवाइड करे। एक्सेप्शन तब होता है जब एंटिटी के रिकॉर्ड्स और कंफर्मिंग पार्टी के रेस्पॉन्स में डिफरेंस हो।
यह एक्सेप्शन पूरी पॉपुलेशन पर असेस करना पड़ता है और रीज़न एनालाइज करना होता है। इस केस में ऑडिटर ने ₹15,50,000 के लिए डेटर को पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजा जो 6 महीने से ज़्यादा पुराना था, लेकिन डेटर के रेस्पॉन्स में ₹14,90,000 का बैलेंस दिखाया गया, जबकि कंपनी के रिकॉर्ड्स में ₹15,50,000 था। ये एक एक्सेप्शन कंफर्मेशन का केस बना। अब ऑडिटर को SA 330 के मुताबिक इवैल्यूएट करना होगा कि यह सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस है या फिर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करने की ज़रूरत है। कंपनी को कंफर्मिंग पार्टी द्वारा दिखाए गए डिस्क्रिपेंसी को इन्वेस्टिगेट और रिकंसाइल करने के लिए कहा जाना चाहिए। नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का मतलब है कि कंफर्मिंग पार्टी सिर्फ तब रेस्पॉन्स दे जब उसको रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन से डिसएग्रीमेंट हो। इस केस में ऑडिटर ने 13,25,000 के लिए क्रेडिटर को नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजा। क्रेडिटर ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, इसका मतलब यह माना जाएगा कि वो अमाउंट से एग्री करता है। इस वजह से ऑडिटर को इस केस में कोई और एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक ऑडिट फर्म है वुडिट एंड कंपनी। वो कंपनी ऑडिटेड कर रहे थे फन जर्नी का। फन जर्नी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करूँ तो टर्नओवर है 1200 करोड़ रुपीस और प्रॉफिट है 150 करोड़। तो ऑडिट प्लानिंग में ये डिस्कशन हुआ कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेटर की रिक्वायरमेंट है। तो उन्होंने कंफर्मेशन मांगा मैनेजमेंट से कि ऑडिटर ने सारे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन और एक्सेस दिया है और सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड और रिफ्लेक्टेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। लेकिन ऑडिट कंप्लीशन के वक्त डिसएग्रीमेंट हुआ। मैनेजमेंट का मानना था कि वर्बल कंफर्मेशन आर सफिशिएंट, लेकिन ऑडिटर इंसिस्ट कर रहे थे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के लिए। अब SA 580 की रिक्वायरमेंट क्या बोलती है कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना मैंडेटरी है, और मैनेजमेंट का रेस्पॉन्स क्या था, उन्होंने फिर भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेने से रिफ्यूज कर दिया ऑडिटर के मल्टीपल रिक्वेस्ट देने के बाद भी। तो की क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे क्या पूछे गए हैं, तो ए है इज ऑडिटर जस्टिफाइड इन डिमांडिंग अ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एंड व्हाट शुड बी द फॉर्म ऑफ दैट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर सी ये पूछते हैं कि हाउ शुड द ऑडिटर प्रोसीड इफ मैनेजमेंट रिफ्यूजेस। तो आंसर देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर स्टैंडर्ड अप्लाई होता है SA 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ऑडिटर्स रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, और स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से रिक्वायर होगा जैसे कि ऑल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड एक्सेस हैज बीन प्रोवाइडेड, ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एंड रिफ्लेक्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहाँ पर क्या इशू था कि फन जर्नी लिमिटेड रिफ्यूज कर देते हैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, लेकिन एज पर SA 580 ऑडिटर इंसिस्ट करता है कंप्लायंस के, तो ऑडिटर इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फॉर्म ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, इट शुड बी अ लेटर एड्रेस टू द ऑडिटर एंड इफ लॉ रिक्वायर्स पब्लिक स्टेटमेंट तो सेपरेट रिप्रेजेंटेशन लेटर इज नॉट रिक्वायर्ड। और अब आते हैं हमारे सी क्वेश्चन पर, एक्शंस क्या लेने पड़ेंगे अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज कर दे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। तो डिस्कस करें मैटर मैनेजमेंट के साथ, उनकी इंटीग्रिटी को रीइवैल्यूएट करें और रिलायबिलिटी चेक करें ऑडिट एविडेंस की, एंड एसेस वेदर पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन ऑडिट ओपिनियन अंडर SA 705। तो यहाँ पर पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं कि मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पे डाउट आ जाए और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन भी देना पड़ सके अगर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज अनरिलायबल और रिफ्यूज्ड। तो आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन हमें कारो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आंसर करना होगा। रेलॉन लिमिटेड का फाइनेंशियल ईयर 23-24 में टर्नओवर 650 करोड़ है। कंपनी के ऊपर जुलाई 2023 से ₹15 लाख का इनकम टैक्स आउटस्टैंडिंग है। जब ऑडिटर ने इंक्वायरी की तो मैनेजमेंट ने बताया कि उन्होंने इस डिमांड के अगेंस्ट इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के पास ऑब्जेक्शन लेटर फाइल किया है, लेकिन अब तक डिपार्टमेंट से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। कारो 2020 के पैराग्राफ 3 के मुताबिक ऑडिटर की रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लॉज 7A के अंदर ऑडिटर को रिपोर्ट करना होता है कि क्या कंपनी अपने स्टैट्यूटरी ड्यूज जैसे GST, प्रोविडेंट फंड, ESI, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, वैट, सेस और किसी भी और स्टैट्यूटरी ड्यूज को अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ के पास रेगुलर डिपॉजिट कर रही है या नहीं। अगर कोई स्टैट्यूटरी ड्यू फाइनेंशियल ईयर के लास्ट दिन तक 6 महीने से ज़्यादा ओवर ड्यू है
तो ऑडिटर को उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिपोर्ट करना पड़ता है। क्लॉज 7B के अंडर अगर कोई स्टैट्यूटरी ड्यू किसी डिस्प्यूट की वजह से डिपॉजिट नहीं किया गया तो ऑडिटर को उस अमाउंट को और उस फॉर्म का नाम भी मेंशन करना होगा जहां डिस्प्यूट पेंडिंग है। लेकिन सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन या ऑब्जेक्शन लेटर फाइल करना डिस्प्यूट नहीं माना जाएगा। इस केस में रेनॉल्ट लिमिटेड का ₹15 लाख का इनकम टैक्स जुलाई 23 से ड्यू है। मैनेजमेंट ने सिर्फ ऑब्जेक्शन लेटर फाइल किया है लेकिन कोई फॉर्मल डिस्प्यूट पेंडिंग नहीं है और ड्यू 6 महीने से ज़्यादा ओवर ड्यू है। इस वजह से ऑडिटर को इस मैटर को क्लॉज 7A के अंडर कारो 2020 में रिपोर्ट करना होगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12B पर। ऑडिट करते समय सीए कुणाल को पता चला कि फिजिकल वेरिफिकेशन इन्वेंट्री का मैनेजमेंट कंडक्ट कर रही थी ऑन रेगुलर इंटरवल। तो ये फॉलोइंग समरी है इन्वेंट्री ऑफ एज पर फिजिकल वेरिफिकेशन जो मैनेजमेंट ने कंडक्ट किया है वर्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट एट द ईयर एंड। तो रॉ मटेरियल देखते हैं तो फिजिकल वेरिफिकेशन में 1160 करोड़ पर बुक्स में ज़्यादा है 1180 करोड़। इसी तरह WIP वर्क इन प्रोग्रेस है 410 करोड़ एज पर फिजिकल वेरिफिकेशन, एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट है 430। फिनिश गुड्स है 2500 और बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से 2790। स्टोर्स एंड स्पेयर्स है 220 करोड़ फिजिकल वेरिफिकेशन में और बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से 180 करोड़। तो टोटल देखेंगे तो 4290 फिजिकल वेरिफिकेशन में है और बुक्स ऑफ अकाउंट में पर 4580 यानी ज़्यादा है। आंसर देखते हैं दोस्तों। क्लॉज 32A ऑफ कारो 2020 क्या कहता है कि ऑडिटर को रिपोर्ट करना होगा जब डिस्क्रिपेंसी 10% या ज़्यादा है इन एग्रीगेट इन ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री विच इज़ नोटिस्ड ऑन फिजिकल वेरिफिकेशन कंडक्टेड बाय मैनेजमेंट और वेदर दे हैव बीन प्रॉपरली डेल्ट विथ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो जो टेबल हमको दिया गया था उसमें अगर कंप्यूटेशन निकाले परसेंटेज का फिजिकल वेरिफिकेशन वर्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट तो रॉ मटेरियल में देख सकते हैं चेंज है 1.72% का, वर्क इन प्रोग्रेस में चेंज है 4.87% का, फिनिश गुड्स में 11.6% है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स में 18.18% है। जो डिस्क्रिपेंसी है इन द वैल्यू ऑफ फिनिश गुड जो 11.6% है एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स 18.18% है तो ये 10% से ज़्यादा थ्रेशोल्ड स्पेसिफाई करता है। तो इसको क्लॉज 32A ऑफ कारो 2020 ऑडिटर को रिपोर्ट करना होगा डिस्क्रिपेंसी। आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये कंपाइलेशन एंगेजमेंट के ऊपर है। कंपाइलेशन एंगेजमेंट एक ऐसा एंगेजमेंट है जिसमें प्रैक्टिशनर अपनी अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्सपर्टाइज का यूज़ करते हैं ताकि मैनेजमेंट की मदद हो सके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को तैयार करने और प्रेजेंट करने में। ये सब एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग होता है और इसके बाद प्रैक्टिशनर एक रिपोर्ट इशू करता है। तो क्वेश्चन हमारा ये है, फॉर व्हाट पर्पसेस मे द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर्ड अंडर सच एन एंगेजमेंट बी रिक्वायर्ड। और सेकेंड क्वेश्चन ये पूछा गया है, ब्रीफली डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ प्रैक्टिशनर्स रिपोर्ट फॉर सच एन एंगेजमेंट। तो चलिए आंसर देखते हैं। SRS 4410 कंपाइलेशन एंगेजमेंट के मुताबिक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो कंपाइलेशन एंगेजमेंट का सब्जेक्ट होता है उसकी ज़रूरत अलग अलग पर्पसेस के लिए हो सकती है, जैसे कि लॉ या रेगुलेशन के तहत मैंडेटरी पीरियोडिक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, ऐसे पर्पसेस जो मैंडेटरी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड नहीं हो, जैसे कि मैनेजमेंट या गवर्नेंस टीम के लिए जो उनके स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि इंटरनल यूज़ के लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तैयार करना। सेकेंड हो सकता है एक्सटर्नल पार्टीज के लिए पीरियोडिक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो कॉन्ट्रैक्ट या किसी एग्रीमेंट के तहत होता है, जैसे कि ग्रांट कंटिन्यू करने के लिए फंडिंग बॉडी को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देना एट्सेट्रा। ट्रांजैक्शनल पर्पसेस के लिए भी जिसमें एंटिटी के ओनरशिप या फाइनेंशिंग स्ट्रक्चर को कोई बदलाव हो रहा है, जैसे कि मर्जर या एक्विजिशन के केस में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देना। अब कंपाइलेशन एंगेजमेंट के लिए प्रैक्टिशनर का रिपोर्ट लिखित रूप में होगा, मतलब राइटिंग में, और इसमें ये एलिमेंट्स शामिल होंगे। रिपोर्ट टाइटल, रिपोर्ट का सही और क्लियर टाइटल होना। एड्रेसी, जिसे रिपोर्ट भेजनी है उसका नाम या डेजिग्नेशन मेंशन होगा। कंपाइलेशन स्टेटमेंट, प्रैक्टिशनर ये डिक्लेयर करेगा कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट से दी गई जानकारी के आधार पर कंपाइल की गई है। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट या गवर्नेंस दोज चार्ज विद गवर्नेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी
फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और कंपाइलेशन एंगेजमेंट के लिए क्लैरिफाई की जाएगी। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आइडेंटिफाई किया जाएगा। अगर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क यूज हो रहा है तो उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया जाएगा। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की पहचान, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के एलिमेंट्स का टाइटल, डेट या पीरियड मेंशन किया जाएगा। प्रैक्टिशनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्रैक्टिशनर के रेस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्क्राइब की जाएगी, जिसमें यह बताया जाएगा कि एंगेजमेंट एसआरएस के मुताबिक परफॉर्म किया गया है और एथिकल रिक्वायरमेंट्स फॉलो की गई है। कंपाइलेशन एंगेजमेंट का डिस्क्रिप्शन, कंपाइलेशन एंगेजमेंट का मतलब और उसका स्कोप डिफाइन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशंस, प्रैक्टिशनर एक्यूरेसी या कंप्लीटनेस वेरीफाई नहीं करेगा क्योंकि ये एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है। प्रैक्टिशनर कोई ऑडिट ओपिनियन या रिव्यू कंक्लूजन नहीं देगा कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एप्लीकेबल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग प्रिपेयर हुआ है या नहीं। स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के लिए एक्सप्लेनेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किस पर्पस के लिए की गई है ये स्पेसिफाई किया जाएगा। रीडर्स को बताया जाएगा कि स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क यूज होने की वजह से ये इंफॉर्मेशन दूसरे पर्पसेस के लिए सुटेबल नहीं हो सकती। रिपोर्ट की डेट, रिपोर्ट की इशूइंग डेट लिखी जाएगी। प्रैक्टिशनर के सिग्नेचर, रिपोर्ट पर प्रैक्टिशनर का सिग्नेचर होगा। प्लेस ऑफ सिग्नेचर, जिस जगह रिपोर्ट साइन हुई है उसका नाम मेंशन किया जाएगा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यूवी जो डीसीबी बैंक के फाइनेंस मैनेजर है, उसको एक टेक्स्ट मैसेज मिलता है जो उसके बैंक के नाम से आया हुआ लग रहा था। मैसेज में लिखा था, आपके अकाउंट में सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट हुई है, इसलिए अकाउंट टेम्पररीली सस्पेंड किया गया है। अकाउंट रीएक्टिवेट करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और डिटेल्स वेरीफाई करें। इफ 24 आवर्स के अंदर वेरीफाई नहीं किया गया तो अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ फिशिंग साइबर अटैक यूवी फॉल विक्टिम टू, ऑल्सो एक्सप्लेन अदर टाइप्स ऑफ फिशिंग अटैक। तो आंसर कुछ ऐसा है, यूवी स्मिशिंग अटैक का शिकार बने हैं। ये एक फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस है जिसमें फेक टेक्स्ट मैसेज भेजकर लोगों से उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगने की कोशिश की जाती है। मैसेज को बताया जाता है कि रेप्यूटेड कंपनीज के नाम से भेजा हुआ है ताकि यूजर्स पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या बैंकिंग इंफॉर्मेशन दे दे। अदर टाइप ऑफ फिशिंग साइबर अटैक्स, स्पीयर फिशिंग, टारगेट अटैक जो स्पेसिफिक इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन पर होता है। मैलिशियस ईमेल भेजकर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चुराने या मालवेयर इंस्टॉल करने के लिए ट्राई किया जाता है। वेलिंग, सीनियर एग्जीक्यूटिव या सी लेवल एम्प्लॉयज को टारगेट करने वाले फिशिंग अटैक। मोटिव होता है कि फाइनेंशियल फ्रॉड, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चोरी करना या सिस्टम हैक करना। विशिंग यानी वॉइस फिशिंग, फेक कॉल्स या वॉइस मैसेज के जरिए लोगों से बैंकिंग डिटेल्स या पासवर्ड मांगे जाते हैं। फ्रॉडस्टर किसी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेकर ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। ये अलग अलग फिशिंग मेथड है जो यूजर्स को फाइनेंशियल और पर्सनल डेटा लॉस पहुंचाने के लिए यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कंपनी का नाम है एडविक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। फाइनेंशियल्स की डिटेल कुछ इस तरह है। पेड अप शेयर कैपिटल ₹1 करोड़, पूल्ड फंड्स फ्रॉम क्लाइंट्स एंड शेयर होल्डर ₹10 करोड़। तो टोटल पूल्ड अमाउंट है ₹12 करोड़। इसकी एक सब्सिडरी भी है, इन्वेस्टर फंड मैनेजमेंट लिमिटेड। बिजनेस एक्टिविटी क्या है? टू पूल मनी फ्रॉम इन्वेस्टर कलेक्टिवली, और जो पूल्ड मनी है उसको इन्वेस्ट करना है वेरियस फंड, शेयर्स एंड डिबेंचर्स में। तो ऑडिट ऑब्जर्वेशन क्या था बाय सीए चिराग कि एंटायर ₹12 करोड़ जो है वो शेयर्स एंड डिबेंचर में इन्वेस्टेड था, और प्रॉफिट जो था वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था शेयर होल्डर्स को बेस्ड ऑन एप्रिसिएशन, और परफॉर्मेंस जो था वो मेजर हो रहा था फेयर वैल्यू बेसिस पर। अब सीए चिराग ने एक इशू रेज किया ऑडिट्स करते समय ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एडविक इन्वेस्टमेंट कि वेदर कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 129(3) ऑफ कंपनीज एक्ट इज रिक्वायर्ड और नॉट। तो हमें ये एनालाइज करना है इशू और हमारा ओपिनियन देना है। तो इसका आंसर कुछ इस तरह है। रिलेवेंट लॉ क्या है? एज पर सेक्शन 129(3) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी विद सब्सिडरीज मस्ट प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पर एग्जेम्पशन का क्लॉज भी है जो सेक्शन 129(6) में है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कंपनीज को जो है एग्जेम्पशन ग्रांट कर सकता है। तो यहाँ हम इन्वेस्टमेंट एंटिटी की डेफिनेशन देखते हैं। कब होगी एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी? तो फर्स्ट उसको ऑब्टेन करना होगा फंड्स फ्रॉम इन्वेस्टर फॉर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज, और इट इन्वेस्ट, सेकेंड है इन्वेस्ट सोनली फॉर रिटर्न्स फ्रॉम कैपिटल एप्रिसिएशन और इन्वेस्टमेंट इनकम,
और थर्ड जो परफॉर्मेंस है उसका वो मेजर करेगी ऑन फेयर वैल्यू बेसिस। तो इन डेस 110 में इन्वेस्टमेंट एंटिटी को एग्जेम्पशन है। पैरा 31 में दिया गया है कि इन्वेस्टमेंट एंटिटी को कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है अगर वो अपने सब्सिडरीज को एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस मेजर करे। और पैरा 33 भी ये कहता है कि अगर पेरेंट है इन्वेस्टमेंट एंटिटी का तो वो कंसोलिडेटेड उसे करना चाहिए अनलेस इट इज ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी। तो यहाँ पर एडविक इन्वेस्टमेंट को क्या एप्लीकेशन होगा, तो ये एडविक इन्वेस्टमेंट जो है वो सारे कंडीशन जो एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी के होने चाहिए उसको मीट करती है और इन्वेस्टमेंट जो है वो फेयर वैल्यू बेसिस पर मेजर करती है। तो कंक्लूजन ये होगा कि इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंसोलिडेट एज पर सेक्शन 129(3) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। यहाँ पर इश्यूज है और कुछ पॉइंट्स है, तो पॉइंट्स और इश्यूज डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है एनपीए सेल एंड रिवर्सल ऑफ प्रोविजन। एनपीए सोल हुआ पर वो हायर देन बुक वैल्यू था, प्रॉफिट तो रिकॉग्नाइज नहीं किया मैनेजमेंट ने बट एक्सेस प्रोविजन जो की थी वो रिवर्स करती। तो इशू इसको चेक करना है थ्रू आरबीआई नॉर्म्स ऑफ इनकम रिकग्निशन एंड प्रोविजनिंग। सेकेंड और आ जाएगा स्टेट गवर्नमेंट गारंटीड एडवांस। इसका जो इंटरेस्ट है उसको इनकम में ले लिया डिस्पाइट ये ओवरड्यू था फॉर ग्रेटर देन 90 डेज। तो इसका इश्यू चेक करना है एनपीए क्लासिफिकेशन का कोई वायलेशन है क्या, और कंसर्न जो है वो है प्रूडेंशियल नॉर्म कंप्लायंस। थर्ड है एडहॉक लिमिट रिव्यू। एडहॉक लिमिट को रिव्यू नहीं किया टिल 180 डेज फिर भी इसको क्लासिफाई किया एज परफॉर्मिंग एसेट। तो इश्यू इसका चेक करना है आरबीआई की क्रेडिट रिव्यू गाइडलाइन से। फोर्थ है अनकवर्ड फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन। यहाँ पर कुछ आउटस्टैंडिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है जो स्क्वायर नहीं किए और नेट पोजीशन जो है वो कवर नहीं की जो सिग्निफिकेंट अमाउंट से अनकवर्ड है। तो इशू इसका चेक करना है थ्रू फॉरेन एक्सचेंज रिस्क नॉट हेज्ड प्रॉपरली। और टेम्पररी लिमिट सैंक्शन, एडिशनल लिमिट जो सैंक्शन की गई थी वो 25% ऑफ एग्जिस्टिंग लिमिट है और जो सैंक्शन की थी वो थी 120 डेज के लिए। तो यहाँ पर इशू हमको चेक करना है विद पॉसिबल क्रेडिट रिस्क एंड आरबीआई कंप्लायंस ब्रीच। तो आंसर चेक करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में क्या होगा, सेल ऑफ एनपीए एंड एक्सेस प्रोविजन में इशू था एनपीए जो सेल था वो अबो नेट बुक वैल्यू था, तो प्रॉफिट तो रिकॉग्नाइज करना नहीं चाहिए बट एक्शन क्या लेना होगा, हमको एक्सेस प्रोविजन की जो एंट्री की थी उसको रिवर्स करना होगा और वो जो प्रॉफिट है उसको रिटेन करना होगा फॉर फ्यूचर शॉर्टफॉल एंड लॉसेस। सेकेंड स्टेट गवर्नमेंट गारंटीड एडवांस, इसको एनपीए क्लासिफाई करना होगा। इशू क्या था, ये एडवांस जो था वो ओवरड्यू था ग्रेटर फॉर मोर देन 90 डेज, तो इट शुड बी क्लासिफाइड एज एनपीए। और एक्शन क्या लेना होगा कि जो इंटरेस्ट इनकम रिकॉग्नाइज किया था उसको रिवर्स करेंगे और वो इनकम में लेंगे ओनली ऑन रियलाइजेशन। थर्ड है जो एडहॉक लिमिट का रिव्यू नहीं किया फॉर ग्रेटर देन 180 डेज, तो इशू था अकाउंट शुड बी ट्रीटेड एज एनपीए। एक्शन क्या लेना होगा, हमको क्लासिफिकेशन चेंज करना होगा परफॉर्मिंग एसेट से नॉन परफॉर्मिंग एसेट पर। फिर फोर्थ है अनकवर्ड फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन। इश्यू क्या था, नेट पोजीशन स्क्वायर नहीं की थी और सब्सटैंशियल एक्सपोजर था, तो यहाँ पर एक्शन क्या लेना होगा, स्क्वायर ऑफ करना होगा नेट पोजीशन और प्रॉपर हेजिंग कवरेज इंश्योर करना होगा। लास्ट है टेम्पररी लिमिट सैंक्शन बाय आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से लिमिट जो सैंक्शन की है, इशू क्या था वो ग्रेटर देन 20 था और टेन्योर था ग्रेटर देन 90 डेज, तो ये आरबीआई गाइडलाइंस के खिलाफ है। तो एक्शन लेना होगा, रिवाइज टर्म्स करना होगा, मैक्सिमम 20% हमको एग्जिस्टिंग लिमिट करनी होगी और 90 डेज टेन्योर जो है वो उसको इंश्योर करना होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एंटिटी इन्वॉल्व है स्टेट गवर्नमेंट की ओन पीएसयू, प्रोजेक्ट था थर्मल पावर प्लांट सेटअप और ऑडिट कंडक्ट कर रहे थे C&AG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। पर इश्यूज आइडेंटिफाई हुए कि वाटर ट्रीटमेंट डिसीजन में डिले था, लेआउट में फ्रीक्वेंट चेंजेस थे और सॉइल जो है वो बार बार रीटेस्ट कर रहे थे। तो इस तरह के ऑडिट को कौन सा ऑडिट कहते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन है इसके मेथड्स डिस्क्राइब करने हैं जो इस ऑडिट को कंडक्ट करने के लिए यूजफुल होते हैं। तो इस टाइप ऑफ ऑडिट को कहते हैं दोस्तों परफॉर्मेंस ऑडिट, और इसका पर्पस होता है ऑब्जेक्टिव और सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ असेसमेंट ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम या एक्टिविटी। इससे क्या होता है कि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव होती है और डिसीजन मेकिंग में भी फास्टनेस आती है। तो मेथड्स कौन से हैं जो कंडक्ट करने के लिए, परफॉर्मेंस ऑडिट को कंडक्ट करने के लिए यूजफुल है। फर्स्ट है एनालिसिस ऑफ प्रोसीजर, यानी कि रिव्यू करना होगा सिस्टम्स का फॉर प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स या बजट गाइडलाइंस मैनुअल को एग्जामिन करना होगा। सेकेंड है केस स्टडीज,
डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करना होगा एंटिटी प्रोग्राम को, और कुछ जो स्पेसिफिक इश्यूज है उसको एग्जामिन करना होगा लार्जर कंटेक्स्ट को लेकर। एग्जिस्टिंग डेटा जो है उसको यूज़ करना होगा, यानी कि जो डेटा मैनेजमेंट के पास है या अदर सोर्सेस है उसको लेकर इन्वेस्टिगेट करना होगा। पर ध्यान रहे कि हमको उसका करेक्टनेस और कंप्लीटनेस भी उस डेटा का चेक करना होगा। सर्वेज अगर कुछ निकाले हैं तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी फ्रॉम पॉपुलेशन। इवेंट्स एंड कंडीशन में इंटर रिलेशन कुछ है तो उसको असेस करना होगा। रिजल्ट्स को एनालाइज करना होगा, जैसे कि कंडक्ट ऑफ आउटपुट इनपुट एनालिसिस, और प्रोग्राम की एफिशिएंसी को डिटरमाइन करना होगा। सिक्स्थ मेथड क्या है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यानी वी हैव टू एग्जामिन फाइनेंशियल एंड इम्प्लीमेंटेशन डेटा यूजिंग सैम्पलिंग टेक्निक्स इफ डेटा वॉल्यूम इज टू हाई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। कंपनी है MF लिमिटेड जो मैन्युफैक्चर करते हैं इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर इशू ये ऐसे आइडेंटिफाई हुआ कि यहाँ पर सिग्निफिकेंट इन्वेंट्री शॉर्टेज हुआ, और स्टॉक रिकंसिलेशन एंड रिपोर्ट में जो था वो काफ़ी डिस्क्रिपेंसीज थी। यहाँ पर सस्पिशन इसलिए रेज हुआ था क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंट मैनुअल एडजस्टमेंट होती गई, स्टॉक रिकॉर्ड अल्टर्ड हो गए रेगुलरली, और प्रोडक्शन वेस्टेज में हायर हो गया क्वांटिटी, जो हिस्टोरिकल ट्रेंड के हिसाब से मैचिंग नहीं था। रॉ मटेरियल कुछ मिसिंग हो गया, जो प्रोडक्शन के लिए इशू किया गया था बट फैक्ट्री फ्लोर पे वो मिला ही नहीं। फिनिश गुड्स डिस्पैच हुए बट रिकॉर्ड नहीं हुए। करस्पॉन्डिंग सेल्स एंट्री भी अकाउंट्स में नहीं थी। इन्वेंट्री में श्रिंकेज में अनएक्सप्लेन्ड थी। कंटिन्यूअस लॉसेस हो रहे थे ओवर कंसेक्यूटिव मंथ्स। तो कंसिडरिंग द अबव, you are appointed by MF Limited to evaluate the options for verifying the process to reveal fraud and the corrective actions to be taken। तो आप एज एन इन्वेस्टिगेशन अकाउंटेंट कौन से एरियाज ऑफ वेरिफिकेशन और कौन से प्रोसीजर फॉलो करोगे फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डिफॉल्केशन ऑफ एंट्री। तो दो टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे, एरियाज कौन से ढूंढोगे और प्रोसीजर क्या फॉलो करोगे। तो ये कौन सा टाइप ऑफ फ्रॉड है दोस्तों? इन्वेंट्री मिसअप्रोप्रिएशन एंड कंसीलमेंट। तो इसके मेथड्स क्या होंगे ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉड? फर्स्ट है फिजिकल रिमूवल ऑफ गुड्स, यानी कि एम्प्लॉय जो है वो इन्वेंट्री डायरेक्ट स्टील कर लेगा फ्रॉम प्रीमाइसेस। और सेकेंड, थेफ्ट कंसील्ड एज डैमेज गुड्स, यानी कि स्टॉक रिटर्न ऑफ कर देगा डैमेज गुड्स और वो चुरा लेगा। इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट कर देगा, बुक क्वांटिटीज को एडजस्ट कर देगा टू मैच एक्चुअल स्टॉक। जो प्रोडक्शन के लिए इशू किया गया रॉ मटेरियल उसको इन्फ्लेट कर देगा, एक्सेस रॉ मटेरियल रिकॉर्ड कर देगा एज इशूड। डिस्पैच करेगा स्टॉक बट नॉट रिकॉर्डेड एज सेल, गुड्स सेंट बट मिसिंग फ्रॉम सेल्स रिकॉर्ड। अब आ जाते हैं वेरिफिकेशन प्रोसेस पे फॉर डिटेक्टिंग इन्वेंट्री फ्रॉड। तो क्या करना होगा? सिस्टम ऑफ रिसिप्ट, स्टोरेज एंड डिस्पैच को रिव्यू करना होगा। वीकनेसेस कहाँ है इन्वेंट्री कंट्रोल में उसको आइडेंटिफाई करना होगा। फिजिकल स्टॉक चेक करना होगा वर्सेस इन्वेंट्री बुक्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैच एक्चुअल स्टॉक विद रिकॉर्डेड क्वांटिटीज। आइडेंटिफाई करना होगा एक्सेसिव कंट्रोल अगर किसी सिंगल पर्सन के पास है तो लैक ऑफ सुपरविजन एंड ओवरसाइट को चेक करना होगा। वेरीफाई करना होगा रिसिप्ट एंड इश्यूज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो इन्वेंट्री बुक लीजिए, इन्वेंट्री आउटवर्ड और इनवर्ड रजिस्टर के साथ उसको चेक कीजिए। और परचेसेस एंड सेल्स रिकॉर्ड भी चेक करना होगा। चेक करना होगा कि if there is any inventory paid for but it is not received। रिकंसाइल करना होगा फिजिकल शॉर्टेजेस विथ बुक डिस्क्रिपेंसीज। कंपेयर करना होगा स्टॉक काउंट विथ इन्वेंट्री रिकॉर्ड। वी हैव टू इन्वेस्टिगेट इन्फ्लेटेड वेस्टेज इन प्रोडक्शन। पास्ट रिकॉर्ड को चेक करके इंजीनियर से असेसमेंट लेके चेक करना होगा कि कहीं वेस्टेज को इन्फ्लेट तो नहीं किया गया। और एनालाइज करना होगा मशीन कैपेसिटी एंड प्रोडक्शन टाइम। तो इससे क्या होगा? हमको डिटेक्ट हो जाएगा एक्सेसिव मटेरियल इश्यूज वर्सेस एक्चुअल प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कंपनी है सुकरन लिमिटेड जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है, पर इनके एम्प्लॉयज़ को कुछ कंसर्न है। फर्स्ट है डिलेड सैलरी पेमेंट, एम्प्लॉयज़ को वेजेस जो है वो टाइम पर नहीं मिल रही है। एक्सेसिव वर्किंग आवर्स जो इम्पैक्ट कर रहा है उनके वर्क लाइफ बैलेंस पर। और इनएडिक्वेट सेफ्टी मेजर, यानी कि फ्रीक्वेंट कुछ माइनर एक्सीडेंट हो रहे हैं फैक्ट्री में। तो BRSR का कौन सा प्रिंसिपल इसको डील करता है? और मेंशन द कोर एलिमेंट ऑफ दिस प्रिंसिपल। आंसर देखते हैं दोस्तों। प्रिंसिपल नंबर 3 BRSR का जो कहता है प्रमोट वेल बीइंग ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, ये इससे डील करता है। कोर एलिमेंट्स क्या है? फर्स्ट है रेगुलेटरी कंप्लायंस,
टू इंश्योर एडहेरेंस टू ऑल लेबर लॉज। सेकेंड है रेस्पेक्ट एम्प्लॉय डिग्निटी, यानी उनको फ्रीडम दे एसोसिएशन का, कलेक्टिव बार्गेनिंग का। थर्ड है फोर्स लेबर को प्रिवेंट करे, चाइल्ड लेबर, बॉन्डेड लेबर, इनवॉलंटरी वर्क को बढ़ावा ना दे। वर्क लाइफ बैलेंस यानी कि प्रिवेंट एक्सेसिव वर्किंग आवर्स, टाइमली उनकी वेजेस पे हो जाए, उनकी सैलरी टाइम पे करे। फेयर कंपनसेशन, वेजेस मस्ट कवर बेसिक नीड्स एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। सेफ और हाइजीनिक वर्क प्लेस, यानी कि कंफर्टेबल और रिस्क फ्री एनवायरनमेंट उनको ला के दे। एम्प्लॉय डेवलपमेंट, प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग एंड करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। हरासमेंट फ्री वर्क प्लेस, यानी कि वर्क प्लेस पर कोई वायलेंस या डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसके प्रति उनके पास जीरो टॉलरेंस हो। तो एक्शन क्या करना होगा सुकर अनलिमिटेड को कि रिजॉल्व करे सैलरी डिलेज, एड्रेस करे एक्सेसिव वर्किंग आवर्स का प्रॉब्लम और वर्क प्लेस सेफ्टी को इम्प्रूव करे। क्वेश्चन 20 है, कंपनी है आयरन कंपनी लिमिटेड, 72% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास शेयर होल्डिंग है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स है केबी एंड एसोसिएट। की इश्यूज जो इन्वॉल्व है वो है लिमिटेड टाइम मिला एक्सेप्टेंस के लिए, यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर जो मिला इट गेव वेरी शॉर्ट टाइम। कम्युनिकेशन विद प्रीवियस ऑडिटर अटेम्प्ट तो किया बट रेस्पॉन्स रिसीव नहीं आया, इसीलिए उन्होंने कंडीशनल एक्सेप्टेंस दिया। तो ऑडिट हैज बीन कमेंस्ड बिफोर रिप्लाई फ्रॉम प्रीवियस ऑडिटर। तो डिस्कस करना है रेफरेंस के थ्रू टू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 एंड शेड्यूल्स कि CAS हैज कंप्लाइड विद द सेम। तो आंसर देखते हैं दोस्तों। रेलेवेंट रेगुलेशन क्या कहता है? एज पर क्लॉज ए पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल टू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, मैंडेटरी कम्युनिकेशन विद प्रीवियस ऑडिटर बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट, ये रिक्वायरमेंट है। पर कुछ एक्सेप्शंस है गवर्नमेंट ऑडिट के लिए, बट गवर्नमेंट कंपनीज एंड बैंक्स ऑब्लिगेशन टू कम्युनिकेट स्टिल अप्लाइज। तो पर यहाँ पर उसके पास लिमिटेड टाइम था एक्सेप्टेंस के लिए, और अगर देर इज नो टाइम फॉर रिप्लाई तो कंडीशनल एक्सेप्टेंस अलाउ होता है। पर कंडीशनल एक्सेप्टेंस के कंडीशंस क्या है? ऑडिट जो है वो कमेंस हो सकता है इमीडिएटली आफ्टर सेंडिंग कम्युनिकेशन, बट एक्सेप्टेंस हैज टू बी सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्शन। कुछ अगर ऑब्जेक्शन रहे प्रीवियस ऑडिटर के तो इसको सब्जेक्ट टू रहेगा एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पर CAS ने क्या किया? आयरन कंपनी लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी थी, उसने कंडीशनल एक्सेप्टेंस दिया और ऑडिट का कमेंसमेंट जस्टिफाइड है, इसमें कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20B देखते हैं। अगर CAS गिल्टी हो जाता था मिसकंडक्ट का इन द अबव सिचुएशन, तो किस अथॉरिटी के सामने CAS का मैटर प्लेस होता था और क्या पनिशमेंट उस पर इम्पोज की जाती थी बाय दैट सेड अथॉरिटी इन अकॉर्डेंस विद CA एक्ट 1949? ये क्वेश्चन है। आंसर इसका वही रहेगा। रेलेवेंट रेगुलेशन जो है क्लॉज 8 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। अथॉरिटी कौन सी होगी जो हैंडल कर रही होती है केस को? तो बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, BOD। और पॉसिबल पनिशमेंट क्या देते बाय BOD? रिप्रीमेंड द मेंबर, यानी कि कुछ ऑफिशियल वार्निंग इशू करते थे मेंबर के प्रति, उनका नेम रिमूव कर देते थे फ्रॉम ICAI रजिस्टर अप टू 3 मंथ्स, यानी कि टेम्पोररी सस्पेंशन फ्रॉम प्रैक्टिस, और फाइन इम्पोज करते अप टू ₹1 लाख, यानी कि फाइनेंशियल पेनल्टी फॉर मिसकंडक्ट। तो कंक्लूजन ये होता था कि अगर गिल्टी पाए जाते तो BOD बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन जो है वो डिसाइड करती थी पनिशमेंट बेस्ड ऑन सीवियरिटी।